हाँ नमस्कार बच्चों। देखो आज अपन चैप्टर 4 क्लास 11th एलएलएम का जो है ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें देखो एलएलएम में वही क्लास 9th का जो कोर्स है, लेकिन 11th में क्या है उनकी प्रोफाइल्स आ जाती हैं, है ना। उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं खूब सारी, इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं और अदर रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन सारे वैरायटी के क्वेश्चन विद प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आपको सबसे बड़ा धर्म जो आपका बनता है कि भाई आपको कोई सा भी डाउट है आप पूछें, बिंदास पूछें। इस चैप्टर्स में 11th क्लास में क्या होता है कि हर चैप्टर अपने पहले वाले चैप्टर को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपको ये जैसे मोशन वाला चैप्टर है, v बराबर u प्लस at ut प्लस हाफ टी स्क्वायर सब लगाना है, मोशन ने प्लेन का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, इस चैप्टर में। क्योंकि अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको फॉलो करना है। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल पूरी कोशिश करें करने की, फिर भी आपका कोई सजेशन हो, कोई डिस्कशन हो, कोई कम्युनिकेशन हो, आप मुझसे बिंदास जो है आप मेरे को मैसेज कर दें, तो उससे क्या है आपको कोई भी डाउट हो भी डिस्कस करते हैं। देखो ये जो चैप्टर 4 है क्लास 11 का है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ाया जाता है फोर्स क्या है। सबसे पहले फोर्स, ठीक है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल यानी कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं वो चलता है, ठीक है। पुश और पुल ये ऐसा नहीं है कि साथ दुनिया में एक ही डेफिनेशन है, फोर्स के हजारों डेफिनेशन, उनमें से एक जो है वर्ल्ड फेमस ओपन लगा दी। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स एमकेएस जो होती है क्या होती है? न्यूटन होती है। सीजीएस क्या होती है? डायन होती है, ठीक है। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन होते हैं, ठीक है, एक न्यूटन में। अब देखो क्लास 11th में क्या है बेटा, क्लास 11th में हर बोर्ड का अलग सिस्टम होता है। पहली बात जैसे आरबीएससी में डेरिवेशन होते हैं, सीबीएसई में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो हर अलग अलग केस है। अपन सारे वैरायटी को डिस्कस कर लेंगे, डेरिवेशन भी, थ्योरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी डिफरेंट वैरायटी के शीट भी डिस्कस कर लेंगे, नोट्स भी दे देंगे। बस क्या है कि आपका डिस्कशन होना जरूरी है, आपका क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी कि मेरे साथ साथ, ठीक है। अब देख इसको याद करने का तरीका क्या है? 1 न्यूटन 10⁵ डायन को, यानी कि अगर न्यूटन चाहिए तो 10⁵ डायन को मानना पड़ेगा। इस तरीके से याद करने की टेक्निक और कुछ नहीं। अब देख इसके बाद आपको बताया जाता है इसमें कि यहाँ देख कि जो न्यूटन्स के लॉज है ना, जो 9th क्लास से पढ़ते हैं हम, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, एक्शन रिएक्शन। लेकिन सबसे पहले अपन को सबसे बेसिक वर्ड जो क्लियर होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम वर्ड जो है ये होता क्या है? लीनियर मोमेंटम, ठीक है भाई। कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके अंदर एक इनबिल्ट क्वांटिटी डेवलप हो गई। जैसे हम एक्टिवा पे चल रहे हैं साहब, एक्टिवा बैठे, एक्टिवा चल रही है, तो साहब किसी भी गाड़ी पे बैठे हैं, हमारा जो मास है उसकी वही वेलोसिटी होगी जो सिस्टम की है। जैसे ट्रेन के अंदर बैठे हैं, जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है। बस के अंदर बैठे हैं, जो बस की वो हमारी होगी। तो लीनियर मोमेंटम एक इनबिल्ट क्वांटिटी है, यानी कि किसी भी सिस्टम जिसके पास मास है, वेलोसिटी है, उसके अंदर क्वांटिटी डेवलप होगी, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है ना। आपने काफ़ी कॉमन चीज़ें सुनी होगी कि कोई अगर बस से उतर रहा है तो हमेशा वो चलती हुई बस की डायरेक्शन में उतरे। क्यों? क्योंकि जब हम बस में बैठे होते हैं ना तो हमारी वेलोसिटी वही होती है जो बस की होती है। तो जब बस से उतर रहे हैं तो अगर हम बस के अलोंग चलेंगे धीरे धीरे तो जो है हमारी वेलोसिटी बस के अलोंग हुई तो मोमेंटम एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम गलती से अपोजिट डायरेक्शन में उतरे तो क्या होगा कि मोमेंटम जीरो होने की वजह से हम गिर जाएंगे। तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन सेकंड। और वैसे भी निकाल सकते हो एमकेएस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है। लीनियर मोमेंटम का ही गेम है इस पूरे चैप्टर में। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का ही सारा काम होता है। धीरे धीरे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। और तो न्यूटन्स के जो लॉज, मतलब
फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब देखो तीन तरीके से होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, एट रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। भाई जैसे मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, जब तक आप उसको स्टार्ट करके एक्सीलरेट नहीं करोगे चलेगी नहीं, या कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो फोर्स ले हो तो खिसकेगा नहीं। दूसरी बात मोशन, भाई चलती हुई गाड़ी को रोकना ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स। डायरेक्शन मोड़ना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे स्टेटमेंट क्या होता है इसका, क्या कि एन ऑब्जेक्ट will remain at rest, an object will remain at rest unless, और इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, remain at rest comma in a direction or in motion unless an external force is applied, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। लेकिन एक्चुअली क्या अपने स्कूलों में बोर्ड में क्या फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ तो कोई पूछते नहीं, उनको पता है फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ तो बचपन से पढ़ता है, सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए सेकंड लॉ की प्रोफाइल ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सब आपको व्हाट्सएप पे या शेयर कर देंगे सारे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो नेक्स्ट आपको बोलते हैं बेटा जो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है? ठीक है, कई बार देखा होगा ना बस में खड़े साहब, बस में खड़े एकदम से बस में ब्रेक लगा, हम आगे चले गए। ठीक है, यानी कि अगर हम बस में चल रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी वही है बस की। अब बस वाले ने ब्रेक लगाती तो बस तो रुक गई, हम थोड़ी रुके हैं। हमारे अंदर तो एक इनबिल्ट क्वांटिटी डेवलप हो गई है, वो लीनियर मोमेंटम बस की डायरेक्शन में। तो जब बस वाले ने ब्रेक लगाया तो हम तो चल रहे हैं तो हम आगे तक क्या आगे चले जाते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? देखो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि टाइम रेट मतलब मोमेंटम में चेंज होना टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, ध्यान रखना है। तो F बराबर जो है अगर प्रोपोर्शनलिटी को मान लें dp/dt, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंटम की मास इनटू वेलोसिटी की, और केस लेते हैं कि सब मास कांस्टेंट है लेट, ये मान लेते हैं। ठीक है, वो तो दोनों सेम चलते हैं भाई। हमने यहाँ मान लिया मास कांस्टेंट है, मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। dv/dt को ये बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर क्या होता है? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो ऐसा ही केस है, मास कांस्टेंट, मास चेंज भी होता है, अलग अलग प्रोफाइल पर अपन डिस्कशन करेंगे इन पे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो थर्ड लॉ क्या होता है? तो सबको आता है बचपन से, एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ जो होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction for their reaction। ठीक है, हर एक्शन के लिए रिएक्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये बात जो है अपन ध्यान में, क्लियर है बेटा? देख नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं इसमें कि आपसे कहा जाता है, देखो एक वर्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on the system, net external force on the system is zero, then momentum will be constant. Momentum will be constant. ठीक है, ये constant है, मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। देखो क्लास 9th में अगर आपको ध्यान, क्लास 9th में आपने ऐसे पढ़ा था फोर्स के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्लास 9th में आपने पढ़ा था एक होता है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, एक होता है आपने नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये क्लास 9th की बात है, ठीक। कांटेक्ट फोर्स जिस पर आप फोर्स लगाते डायरेक्ट खुद अपने हाथों से। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे मैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है तो फील्ड इफेक्ट हुआ ना, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। एक लाइक चार्ज दूसरे लाइक चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, यहाँ बंधन मतलब खुद का कांटेक्ट नहीं है, फील्ड इफेक्ट की वजह से आ रहा है। टग ऑफ वॉर में एक टीम दूसरे टीम पे फोर्स लगा रही है, रस्सी खींच, तो रस्सी के थ्रू टेंशन जा रही है, राइट। तो इस तरीके से काम होता है। ये कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट। तो ये क्लास 9th में पढ़ा था वगैरह। तो अब क्या है बेटा, आपसे इसमें कहा गया कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। वेक्टर को दुनिया में कोई सी वेक्टर क्वांटिटी हो वो रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो अपन जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, यानी कि F जो है ये एक्सटर्नल है, ये dp बाई dt है। तो अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस तरीके से, राइट। अब इस मोमेंटम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, इसकी बहुत प्रोफाइल के क्वेश्चन आते हैं, सबसे इसी प्रोफाइल के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है बेटा कि देख एक बात ध्यान रखना, तुम्हें एक चीज बताता हूँ। फोर्स की ना कैटेगरी होती है। कैसी कैटेगरी होती है? देखो क्लास 9 से का थोड़ा मैं बात होता है। जैसे पहली कैटेगरी जो आपको बताई जाती है कि फोर्स के बारे में, जैसे आपसे किसी ने कहा सब कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को मैं डायग्रामेटिक बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा है जो खुद अपने हाथों से इसको धक्का लगा रहा है, राइट, लेफ्ट, केस हिस्ट्री, तो यह कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट जिसमें अपना को रोल नहीं, तो क्या कर रहा है फिर? जैसे मान ले एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल पे फोर्स आएगी। मैं टच तो किया नहीं, तो फिर किसने धक्का दिया? फील्ड ने धक्का दिया। फील्ड इफेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। एक आपका हो गया बेटा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जैसे मान ले एक सरफेस है, इस पर m मास का ऑब्जेक्ट है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, हर m मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उस पर रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स 90 लगता है, ये भी काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो उसमें ऊपर की तरफ लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो 90 डिग्री को होता है हमेशा। अब देख एक वर्ड है टेंशन। टेंशन मतलब टग ऑफ वॉर। ये बंदा है, मान लीजिए बंदा है, दोनों हाथों में रस्सी दे दो साहब, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स आप देख रहे हो, रस्सी टाइट हो गई, तो रस्सी में जो टाइटनेस है वो टेंशन है। टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली टेंशन भी एक फोर्स है, लेकिन इंटरनल फोर्स है रस्सी का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा कि साहब कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, नॉर्मल, टेंशन, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो क्लियर वर्ड होना चाहिए। क्लास 9th में तुमने एक और बात पढ़ी थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। वहाँ इसलिए पढ़ा जाता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल वेक्टर एडिशन है नहीं। 11 तो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन भर भर के, ठीक है, सारे प्रोफाइल इसको बेस्ड है, राइट। तो अब देखो, अब आपको बताया जाता है बेटा, इसको मैं आपको भेज दूंगा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, राइट। ये भी शायद नोट्स आपको भेज देंगे। और भी आपके कोई भी क्वेश्चन क्या होता है जब हम 11th फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो अपने आप से धोखा करना, सीधी सीधी गणित है, क्योंकि डाउट सबके दिल में आते हैं, छोटे छोटे डाउट भी आते हैं, बड़े बड़े डाउट भी आते हैं,
तो हर डाउट को पूछना चाहिए, छोटे छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, हर न्यूमेरिकल जो आपको डिस्कस करना चाहता है या आप कुछ कर रहे हो अपनी इच्छा से, वो भी आप पूछ सकते हो। पूछना आपका धर्म बनता है, जितना ज़्यादा पूछेंगे ना उतना फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। अब देख उसके बाद आपको बताया जाता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर उसको केस फर्स्ट पे एनालिसिस करेंगे, केस फर्स्ट जिसका नाम है रिकॉइलिंग ऑफ गन, है ना, रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसमें आपको बताया जाता है कि साहब कि लेट हमें अज्यूम करते हैं ये गन एक बना के देखते हैं, ये बुलेट है, ये मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। आपको पता है जैसे ही फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे की तरफ जर्क एक्सपीरियंस करती है। तो अगर दोनों का मोमेंटम इक्वल है, यानी कि नेट फोर्स अगर 0 है, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल कराना पड़ेगा। एक केस हमारे पास आता है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि साहब गोली फायर करी तो जो मोमेंटम बुलेट का है जो गन का है दोनों को इक्वल करा देंगे, ठीक है। दूसरा केस आपको क्या बताते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी फायर की, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, n नंबर ऑफ बुलेट्स का फायर किया, तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करते हैं तो एवरेज फोर्स m एक गोली का मास है, 1 बुलेट का मास है, n नंबर ऑफ बुलेट्स है, v माइनस u बाई t, ये क्या होगा अपने पास एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड n नंबर ऑफ बुलेट्स लगे लगातार लगने वाला फोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। केस 3 ऐसा क्वेश्चन आता देख, ये मान लीजिए एक सूती बम है, लेट m मास का कोई है, ये रेस्ट पे, ठीक है, इसके टुकड़े हो गए। गांव में करते हैं मोस्टली हम लोग, गांव से बड़े, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सूती बम के ऊपर मटकी देते, मटकी टूट गई, खेतों में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो साहब इसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, 3 टुकड़े हो गए, तो बोले तीसरे टुकड़े क्या जो है वेलोसिटी निकालो साहब, दोनों टुकड़े 90 पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे सूती बम मांग रही, हमारा तो रोल है नहीं कि हम उस बम को दबा के तो ही फूटेगा, वो तो अपने आप फूटेगा केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो 45 डिग्री, तो इसका जो मोमेंटम है कैसे बैलेंस होगा, देखो mp का जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, जो mp है ना लीनियर मोमेंटम, उसका जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा कॉस कंपोनेंट, कॉस ही क्यों आएगा, क्योंकि देखो देसी भाषा में बताया ना, जिसके साथ एंगल बनता है वहाँ कॉस आता है, बाकी परपेंडिकुलर डालना। तो ये मुझे बेस चाहिए, मुझे हाइपोटेनस mp दे रखा है, तो mp का कंपोनेंट mp cos 45, ऐसे सिखाया जाता है यार, तो ऐसे यार थीटा है, बेस है, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो mp cos 45 डिग्री, ऐसे यहाँ पे mp cos 45 डिग्री, ये mp sin 45 डिग्री, mp sin 45 डिग्री, और ये m3 b3। तो देखो आपको पता है जैसे वेक्टर होते ना, अगर किसी दो वेक्टर क्वांटिटी में 180 का एंगल है, वो तो बेचारा ये देख mv sin 45, mv sin 45, इनके बीच में एंगल कितना 180, तो रिजल्टेंट 0 आ गया। अब ये देखो mv cos 45, mv cos 45 दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों कोलिनियर है ना, ये तो ऐड हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, m3 d3 के बराबर। अब ये बराबर क्यों रखा अपन ने बराबर क्यों रखा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 180 है, तो जब आपस में 180 है, नेट फोर्स आप 0 बता रहे हो, तो इसके अंदर लोग इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, mv cos, इस तरीके से जो केस थर्ड की प्रोफाइल, ये भी काफी फेमस प्रोफाइल है, मोस्टली पूछी जाती है। अब देखो उदाहरण, ठीक है, केस 4 में क्या बताते हैं आपको, देखो क्या होता है बेटा कि जैसे सपोज करो आपसे कहा जाता है कि एक m मास की बॉल है u वेलोसिटी से किसी एक h1 हाइट से यहाँ पे आएगा, गिरी, ड्रॉप और रिलीज में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो जो फॉर्मूला है ना आपके पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, यहाँ पे g है, h h1 है, नीचे की तरफ आएंगे ना,
तो अब क्या होगा, u0 है 2gh1, तो v1 क्या आ जाएगा, 2gh1, टकरा के जब वापस जाएंगे h2 हाइट पे, तो v2 क्या आ जाएगा, v2 मतलब यहाँ से हाईएस्ट तो 0 है ना बच्चा, √2gh2, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज मोमेंटम मतलब ऊपर जाते वक्त, ठीक है, और चेंज माइनस में नीचे आते वक्त, तो क्या आ जाएगा, m तो m है, v2 की वैल्यू क्या है, ये रही, v1 की वैल्यू क्या है, ये रही h1, तो v2 इज √2gh2 प्लस √2gh1 j। देखो ये बड़ी, ये इक्वेशन जब बनती है ना तो बच्चों हमेशा कंफ्यूज होते हैं प्लस कहाँ से आएगा। मैं आपको सी करके देता हूँ, u0 है, ये नीचे की तरफ है माइनस j के, इसलिए मैंने v1 के यहाँ पे माइनस j के रखा है। अब सिंस मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा हूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस आ गया, इस वजह से आता है, ठीक है। अब केस फिफ्थ, देखो आपसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, m मास का बॉल है, v वेलोसिटी से आया, टकराने के बाद बेचारा माइनस v से है, तो इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल क्या है माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा -2m, ठीक। ये तो डायरेक्ट याद रखना, तो बड़ी मैंने वर्ल्ड फेमस प्रोफाइल रहती है, सीधी आती है, सीधी कि mv बॉल आई, टकरा के वापस गई, तो साथ चेंज मोमेंटम कितना आएगा, -2mv, ठीक है। केस 6 क्या होता है, देख ये ऐसा है, mv बॉल मतलब मोमेंटम है, टकरा के वापस गया, माइनस इनिशियल, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, कंपाउंड बनाओ, कैसे बनाएंगे, देखो इस mv का कंपोनेंट अलोंग दिस mv cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -mv cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा -mv sin थीटा। अभी देखो एरो में मर्जी से ही लग रहा है, ये एरो नीचे की तरफ है, इस तरफ, तो इसका x कंपोनेंट इधर आएगा और y कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि साइन वाला दोनों सेम डायरेक्शन में, तो खत्म। तो जो नेट चेंज है फाइनल ये रहा माइनस इनिशियल हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, -mv cos थीटा, -mv cos थीटा, -2mv cos थीटा, ठीक है। केस 6, अब देखो केस 7, भाई मान लीजिए एक पाइप है, L लेंथ का पाइप है, इससे कंटिन्यूसली वाटर फ्लो हो रहा है, तो किसी दीवार पे जा रहा है, वॉल पे जा रहा है, तो ये जो पाइप में बहता हुआ पानी है इस वॉल पे लगातार फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे जो मोमेंटम में चेंज है, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, m मास का पानी, वाटर, तो फोर्स dp/dt, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, p कौन है, मास इनटू वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी जिससे बह रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, मास ऑफ वाटर, लेकिन मास तो दिया हुआ नहीं है, फिर क्या करें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना। अब पाइप तो बेचारा सिलेंड्रिकल है, पाइप तो सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अब क्या है, एरिया फिक्स है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लगातार चलता हुआ आ रहा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, dl/dt। dl/dt क्यों होगी, क्योंकि टाइम के साथ L चेंज हो रहा है, ठीक है। तो a को बाहर लो, ठीक है, a को अपन बाहर ले लेते हैं, dl/dt, dl/dt क्या होगी, वेलोसिटी, तो रो a v स्क्वायर, ये एवरेज फोर्स एक्सर्ट है, ये निकल के आ जाएगा आपका,
बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है रो ए बी स्क्वायर फोर्स का, ठीक है। एनसीईआरटी में बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, रो ए बी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्म लगाने को आता है सीधे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आपसे कहा जाता है जो नेक्स्ट केस है अपना केस 7 8 केस 8, एक वर्ड होता है देखो इम्पल्स, एक वर्ड होता है इम्पल्स। क्या मतलब होता है इम्पल्स का? इम्पल्स का सीधा सीधा मीनिंग अगर देखना, सीधा सीधा